हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जस। आज का हमारा टॉपिक है माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, माइनर डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ फिर इसको बोल देते हैं माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड जो भी है मैनेजमेंट। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम है। वी ऑल आर नो नोज़िया एंड वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन सिम्पटम होता है प्रेगनेंसी में। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी में जो फेस करती हैं फीमेल प्रेग्नेंट लेडीज, इसको फील करती हैं, और मतलब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है नोज़िया वॉमिटिंग, जो बहुत ही मतलब कॉमन सिम्पटम होता है, जिसको हम बोल देते हैं आल्सो नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है इसको, नोज़िया वॉमिटिंग, क्योंकि जब भी सुबह होती है मॉर्निंग टाइम, जो नोज़िया वॉमिटिंग है ये पीक लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉमनली सीन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्टली 3 मंथ होते हैं, मतलब 12 to 13 वीक्स तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जे ज़्यादा इसका हाई मतलब पीक लेवल, सीरियस लेवल देखने को मिलता है। तो इसका मेन कॉज क्या होता है? हाई एचसीजी लेवल्स, जिसको बोल देते हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। इसका लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से ही जो नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेन कॉज है हाई एचसीजी लेवल्स। तो फिर आगे इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने क्या करना है? ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब जो भी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, हमने उसको क्या एडवाइस करते हैं, इस चीज को कैसे मैनेज करना है। उनको बोलना है आपने जो भी खाना है बहुत स्मॉल अमाउंट में खाना है। ऐसे नहीं है जैसे कि वो मतलब फूड खा रहे हैं, वो जैसे कि जब वो प्रेग्नेंट नहीं है तो तब वो ज्यादा मील खाते थे, ज्यादा फूड ईट करते थे। ऐसे नहीं करना, आपने बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में खाना है। और फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब कि जब मतलब कोई भी फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो नॉर्मली वो एक टाइम पे सारा फूड खत्म कर लेते हैं, जो भी उनका वन टाइम का होता है। तो हमने उस फूड को 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके खाना है। स्मॉल, थोड़ा 1 आवर के बाद थोड़ा, और उसके बाद 1 आवर के बाद थोड़ा सा, ऐसे वन फोर 3 to 4 पार्ट्स में उसने एक टाइम के मील को डिवाइड करके खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। फिर आगे अवॉइड ग्रीसी स्पाइसी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड। तो जो ज़्यादा ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फूड है, उनको अवॉइड करना है। अवॉइड ओवर ईटिंग, मतलब जो हमने पहले पॉइंट में ही बात की है कि एकदम से बहुत सारा नहीं खाना, थोड़ा-थोड़ा खाना है। फिर आ गया वॉक आफ्टर ईटिंग 15 टू 30 मिनट्स, जब भी उन्होंने कुछ खाया उसके बाद वॉक करनी है। कंसल्ट डॉक्टर इफ सीवियर। तो अगर कई फीमेल्स होती हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा नौज़िया वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, क्योंकि वो अच्छे से कुछ खा भी नहीं पाती। तो अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सीवियर हो रही है कंडीशन, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि जिस कंडीशन को अगर वो चीज़ एक्सेसिव में हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है वॉमिटिंग, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम। तो अगर उनको लग रहा है थोड़ी ऐसी कंडीशन ज़्यादा सिवियर हो रही है, वो वीक हो रहे हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड डिसऑर्डर की, हार्ट बर्न, पायरोसिस। कॉज फर्स्टली ये भी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, जिसका मेन कॉज है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो प्रेगनेंसी इसको पूरा मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत रोल है, वो सारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होने से क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या कहते हैं, इसका रिलैक्सेंट है, इसका एक्शन है रिलैक्सेंट ऑफ मसल, मसल्स को रिलैक्सेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, उसके कारण जो स्टमक एसिड है वो इसोफेगस में फ्लक्चुएट होने लगता है। तो इट कॉज हार्ट बर्न, तो ये कॉज करेगा हार्ट बर्न को, क्योंकि इसमें क्या है कि जो पेशेंट की चेस्ट होती है उसमें उनको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो इस एसिड की वजह से, इसोफेगस में फ्लक्चुएट होने की वजह से, जहाँ फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से पेशेंट है जो उनकी चेस्ट में बर्न फील होता है, जलन सी फील होती है, जिसको बोल देते हैं पायरोसिस भी, जहाँ हार्ट बर्न।
तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? अवॉइड स्पाइसी, ऑयली एंड लार्ज मील। तो पेशेंट को स्पाइसी, ऑयली या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लार्ज मील नहीं खाना, थोड़ा-थोड़ा खाना है और स्पाइसी, ऑयली फूड को अवॉइड करना है। फिर अगर डोंट गो टू अ बेड इमीडिएटली आफ्टर मील। तो जब भी उन्होंने कुछ भी खाए एकदम से बेड पे नहीं लेटना, थोड़ी-सी वॉक करनी है। स्लीप इन सेमी रेक्लाइनिंग पोजीशन या फिर सेमी फॉलर पोजीशन, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। मतलब उन्होंने हेड पूरा फ्लैट करके नहीं सोना। तो उन्होंने थोड़ा-सा अपना हेड को अप करना है। तो ऐसे सेमी फॉलर पोजीशन में सोना है। एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड, जो हमने सेम बात की है कि थोड़ा-सा उन्होंने जो हेड है उसको अप करके सोना है। फिर आगे एंटासिड्स में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो कई फीमेल्स को जे मतलब हार्ट बर्न, चेस्ट में बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एंटासिड्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर आपको प्रिस्क्राइब होते हैं, तो पेशेंट है वो ले सकता है। तो नेक्स्ट थर्ड आ गया मतलब डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन, जो भी बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मतलब प्रॉब्लम है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो इसको फेस करती हैं। तो इसका मेन कॉज क्या है? प्रोजेस्टेरॉन ही उसका हाई लेवल बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसने मेंटेन करना है प्रेगनेंसी को। तो हाई लेवल ज़्यादा बढ़ने से प्रोजेस्टेरॉन का, तो वो क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को कॉज़ करता है। मतलब मेन जो कॉज़ है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो वो क्या करता है? वो जीआई जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है उसको स्लो कर देता है। उसके साथ-साथ जो कॉन्स्टिपेशन है कि एक और कॉज़ भी होता है आयरन सप्लीमेंट्स। कई फीमेल्स को, ज़्यादातर वैसे सभी फीमेल्स को आयरन सप्लीमेंट्स चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो आयरन भी कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करता है। तो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कैसे करना है? इंक्रीज़ फाइबर इनटेक, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स। फिर आगे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं। मतलब अगर वो मतलब पानी वगैरह अच्छे से पी रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई और फ्लूइड्स हो गए, मतलब फ्लूइड डाइट है वो ज़्यादा लेनी है। डेली एक्सरसाइज करनी है, मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो वॉक बहुत मस्ट है। फिर आ गया माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर्स इफ प्रिस्क्राइब। तो कई फीमेल्स जो होती हैं उनको बहुत सिवियर लेवल पे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उस केसेस में जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर्स टाइप भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उनको मतलब प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन दी है, वो पेशेंट है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो डिसऑर्डर है वो है टैलिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन। तो कॉमनली जे इसका जो रीजन है मतलब वो अननोन है। तो जे कब स्टार्ट होता है? स्टार्टेड फ्रॉम 8th वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी के 8th वीक में जे स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो ये खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अगर फीमेल ले रही है तो उसको कम कर देना है। अगर वो मतलब कि ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है उसको कम कर देना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उस डाइट को उन्होंने थोड़ा अवॉइड करना है और डिक्रीज कर देना है। तो नेक्स्ट फिफ्थ डिसऑर्डर है पाइका। तो ये भी एक कॉमन डिसऑर्डर है जो आपने सुना होगा। पाइका में क्या होता है? क्रेविंग होती है फूड की। पर किस फूड की क्रेविंग होती है? जो अनयूजुअल और अननेचुरल होते हैं, मतलब कि जो खाने के लायक नहीं होते, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, उन फूड की उनको क्रेविंग होती है। तो इसका मेन कॉज क्या है? जो ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? डू एक्सरसाइज डेली, अगर एक्सरसाइज नहीं हो तो वॉक करना, और ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना उन्होंने डाइट में। तो नेक्स्ट सिक्स्थ डिसऑर्डर है स्पाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो इसके नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या डिसऑर्डर है। स्पाइन का मतलब अगर हम सीधे लेटे हैं, मतलब कोई भी पिल्लो वगैरह भी नहीं है हमारे सिर के नीचे, हम सीधे लेटे हैं। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल स्पाइन पोजीशन में सीधा लेटती है तो उसका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिसको आल्सो नोन एज सिनकोप, सिनकोप भी बोलते हैं।
तो इसका मेन कॉज़ क्या है? अकर्स व्हेन इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस्ड, इसमें जो इंफीरियर वेना कावा है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, दब जाता है। बाय ग्रेविड यूट्रस, मतलब जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो हमें पता है कि वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, तो वो कई ऑर्गन्स को भी कंप्रेस कर देता है। तो उसके कारण जो इंफीरियर वेना कावा है वो कंप्रेस हो जाता है। तो उससे क्या है, हाइपोटेंशन होता है, मतलब बीपी है वो कम हो जाता है, जिसमें क्या है, रिजल्टिंग इन डिजीनेस, मतलब फीमेल को चक्कर आएंगे एंड लाइट हैडनेस। तो उनको मतलब एकदम से उनकी मतलब उनको उनका बॉडी का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा, वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाएगी, उनका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, तो उनको चक्कर आएँगे और वो अपनी बॉडी को सँभाल नहीं पाएँगी। तो इसको मैनेज कैसे करना है? तो फर्स्टली एक तो स्पाइन पोज़ीशन को अवॉइड करना है, सीधे नहीं लेटना। तो फर्स्टली रिज़ॉल्व इमीडिएटली व्हेन लेइंग इन अ लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन, जो आप इमेज में देख सकते हो कि उन्होंने अपनी लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन को लेना है, उससे क्या है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेफ्ट साइड को उन्होंने टर्न करके लेटना है। अवॉइड स्टैंडिंग फॉर अ प्रॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत टाइम के लिए स्टैंडिंग पोजीशन खड़े नहीं होना, और उसके साथ-साथ पेशेंट ने स्पाइन पोजीशन उसको अवॉइड करना है। और स्टैंड अप सोली, तो जब भी उन्होंने मतलब लेटे हैं, वो पेशेंट है जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो लेट रहे हैं बेड पे, उन्होंने अगर उठना है तो लेफ्ट साइड लेके उठना है, एकदम से फास्टली नहीं उठना, स्लोली उठना है, जहाँ फिर उन्होंने अगर बैठ गए हैं बेड पे, उन्होंने खड़े होना है तो वो बहुत स्लोली होना है। तो नेक्स्ट 7th आ गया वेरिकोस वेन। ये भी एक बहुत ही कॉमन मतलब प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है जो फीमेल है वो फेस करती है अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में। तो वेरिकोस वेन में क्या होता है, जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो ज़्यादातर ये किस-किस एरिया में देखने को मिलती है? अपीयर्स इन लेग्स, वल्वा एंड रेक्टम। ज़्यादातर ये कॉमनली लेग्स में दिखाई देती है, जहाँ फिर रेक्टम में भी कई फीमेल्स को तो वल्वा में भी दिखाई देती हैं। अगर वो रेक्टम में हो तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हेमरॉइड्स। तो इसका मेन कॉज़ क्या होता है? हार्मोनल इफेक्ट्स एंड इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो 30 टू 50% है, थोड़ी बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो डेवलपिंग फीटस होता है उसकी भी डिमांड्स है, उसकी उसकी भी मतलब बॉडी ने, जो फीमेल की बॉडी है उसकी डिमांड्स को भी फुलफिल करना है। तो जो डेवलपिंग फीटस है उसकी वजह से भी जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से वेरिकोस वेन्स आ जाती हैं। तो इसको मैनेज कैसे करना है? एलिवेट लेग्स, जब भी प्रेग्नेंट फीमेल ने लेटना है बेड पे, तो उन्होंने अपनी जो लेग्स है उनको एलिवेट रखना है, मतलब उनके नीचे उन्होंने थोड़ा-सा उनको ऊपर करके रखना है, पिल्लो वगैरह लगा सकते हैं। फिर है क्या, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा टाइम के लिए उन्होंने खड़े नहीं होना, स्टैंड नहीं होना। वियर स्पोर्ट्स स्टॉकिंग्स, तो जैसे सॉक्स होती हैं ऐसे मतलब एक वेरिकोस वेन की स्पेशल स्टॉकिंग्स आती हैं, वो उन्होंने वियर करनी है। डू एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज करनी है। अगर कई फीमेल जो ज़्यादा वीक हो जाती हैं कई बार, तो एक्सरसाइज नहीं होती, तो उन्होंने वॉक करनी है। तो नेक्स्ट है एडीमा, जो 8th प्रॉब्लम है वो है एडीमा, मतलब स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल। तो इट स्टार्ट्स अराउंड 22 टू 27th वीक, मतलब जब प्रेगनेंसी का 22nd टू 27th वीक होता है उसके इन बिटवीन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये भी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारी फीमेल्स में देखने को मिलता है। एडीमा का मतलब आ गया कि स्वेलिंग हो जानी, मतलब कि अकम्युलेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है। तो इसका मेन कॉज़ क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि जो एडिमा है, उसका मतलब आ गया कि अकम्युलेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब एब्नॉर्मल तरीके से जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होने लगता है। इंक्रीज़ बॉडी फ्लूइड, बॉडी में फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी में। तो वो फ्लूइड इतना बढ़ जाता है कि वो प्रेशर ऑन पेल्विक वेन्स पे प्रेशर डालता है। तो उससे क्या होता है? एडिमा होता है, मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है। तो इसको मैनेज कैसे करना है? एलिवेट लेग्स व्हाइल रेस्टिंग, जब भी मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल है उन्होंने लेटना है, तो उन्होंने अपनी जो लेग्स है उनको एलिवेट करना है, मतलब 1 या 2 पिलो लगा के लेटना है। तो फिर आ गया अवॉइड प्रलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, तो काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने खड़े नहीं होना, उन्होंने रेस्ट करनी है, बैठना है। फिर आ गया रेस्ट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, वो सेम बात की उन्होंने
मतलब लंबे टाइम तक खड़े नहीं होना, उन्होंने बैठना है और टाइम टू टाइम रेस्ट करनी है। फिर आ गया मॉनिटर फॉर साइन ऑफ अ प्री एक्लम्पशिया। तो मतलब प्री एक्लम्पशिया का मतलब आ गया कि हाइपरटेंशन, मतलब कि बीपी का बढ़ना। कई प्रेग्नेंट मदर्स में बीपी है वो इंक्रीज होने लगता है। तो हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो एडिमा का कॉज है, कहीं वो बीपी बढ़ने से तो नहीं हो रहा। अगर बीपी नहीं बढ़ रहा तो एडिमा ठीक है, नॉर्मल है। पर अगर उसके एडिमा के साथ साथ हाइपरटेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। तो नेक्स्ट है नाइन्थ, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब सांस चढ़ती है, डिज्नी या ब्रेथलेसनेस। तो ये भी बहुत कॉमन है मदर्स में, उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है। कॉज इसका मेन क्या होता है? कॉज होता है इनलार्जिंग यूट्रस। जब बेबी ग्रो करेगा डे बाय डे, तो जो यूट्रस है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो वो जब बड़ा होगा तो वो जो जो डायाफ्राम है, जो हमारा मतलब सांस लेने में हेल्प करता है, मसल डायाफ्राम जो, उस पे जो बड़ा हुआ यूट्रस है वो प्रेशर डालेगा। उसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज को सांस लेने में दिक्कत आती है। फिर आगे इसको मैनेज कैसे करना है? प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, मतलब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो फिर आ गया अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, मतलब कोई हैवी वर्क नहीं करना उन्होंने, जिससे उनको और सांस चढ़े, उसको अवॉइड करना है। फिर आ गया डेली एक्सरसाइज एंड वॉक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो उन्होंने एटलीस्ट वॉक तो करनी है। तो नेक्स्ट 10th आ गया फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन। इसका मतलब आ गया यूरिन बार बार पास करना। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको जो बहुत दिक्कत आती है, उनको जो यूरिन है वो बार बार आता है। सबसाइड इन सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब जो उनकी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। पर जो टाइम टू टाइम जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर का एंड आता है, जहाँ फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। पर इसका मेन कॉज क्या होता है? प्रेशर ऑफ ग्रोइंग यूट्रस ऑन ब्लैडर। जो यूट्रस है वो डे बाय डे ग्रो करता है, क्योंकि उसमें फीटस होता है, तो वो क्या करता है? वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। क्योंकि जो ब्लैडर है उसका भी अपना एक डायामीटर होता है, वो यूट्रस के प्रेशर की वजह से उसका डायामीटर कम हो जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि उसकी जो यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। पर जब ये थोड़ा जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है, ये प्रॉब्लम है ये ठीक होने लगती है, क्योंकि इस थर्ड ट्राइमेस्टर में आके जो बेबी का हेड होता है वो डिसेंट हो जाते हैं, उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो उससे जो प्रेशर पड़ रहा था ब्लैडर पे, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको हमने मैनेज कैसे करना है? नॉर्मल इन अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी। तो ये कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन होती है होल प्रेगनेंसी में। तो इसमें हमने क्या करें? अवॉइड कैफीन। कैफीन है उसको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि जो कैफीन होती है ये डाययूरेटिक का काम करती है, कि मतलब कि ये यूरिन को यूरिन मतलब अगर हम कैफीन ले रहे हैं तो उससे यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जो कफ़ीन है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि कफ़ीन से जो यूरिन है वो बार-बार आता है। फिर आ गया एन्श्योर कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। तो जब कोई फीमेल है वो यूरिन पास कर रही है, वो इंश्योर कर ले एक बार में, मतलब वो अच्छे से अपने जो ब्लैडर है उसको एम्प्टी कर दे। क्योंकि अगर वो मतलब पूरी तरह से एम्प्टी नहीं कर रहेंगे तो उनको फिर से बार-बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो फिर आ गया रेगुलर पेल्विक एक्सरसाइज़ेज़, अगर हो सके तो वो उनको पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी है। तो नेक्स्ट 11th आ गया बैक एक। ये भी बहुत ही कॉमन मेजर प्रॉब्लम है। मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में बैक एक, मतलब उनकी कमर में बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। इसका मेन कॉज क्या है? पोस्चरल चेंजेस, वेट गेन होने लगता है ज़्यादा, या फिर पोस्चरल चेंज मतलब उनका जैसे वी ऑल आर नो कि थोड़ा मतलब यूट्रस है वो ग्रो करता है, पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, उनको मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उससे भी क्या है जो बैक एक होती है। और लिगामेंट लैक्सिटी, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो एक रिलैक्सन हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो क्या करता है? वो लिगामेंट्स को, मसल को लैक्स कर देता है। तो उसकी वजह से भी जो बैक एक है इसकी प्रॉब्लम आती है। इसका कॉज हार्मोन रिलैक्सन वो भी है। तो अगर मतलब हमें ज़्यादा नहीं मतलब हमें याद नहीं रहता तो हम लिख सकते हैं पोस्चरल चेंजेस की वजह से, या फिर वेट गेन की वजह से बैक एक होती है। इसको मैनेज कैसे करना है? यूज प्रॉपर पोस्चर एंड बैक सपोर्ट।
जब भी वो फीमेल ने बैठना है, तो उन्होंने अपनी बैक को सपोर्ट दे के बैठना है। तो पोस्चर प्रॉपर रखना है उन्होंने, थोड़ा-सा मतलब सपोर्ट देनी है पेट को, तो ऐसे बिल्कुल अच्छे से उन्होंने बैठना है। मतलब टेढ़े-मेढ़े नहीं बैठना। फिर आगे अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, मतलब उन्होंने ज़्यादा कुछ हैवी काम नहीं उठाना, हैवी कुछ भी सामान है उसको नहीं उठाना, थोड़ा अवॉइड करना है। तो उससे आ गया हीट पैड्स और जेंटल मसाज, थोड़ी मसाज कर लेनी है ऑयल से, या फिर जो हॉट वाटर बॉटल होती है उसके साथ उन्होंने हीट देनी है, उससे भी इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फिर अगर प्री नेटल योगा, अगर वो योगा कर सकते हैं तो उन्होंने योगा करना है और स्ट्रेचिंग करनी है। तो नेक्स्ट 12th है फटीग, मतलब थकान महसूस होना, उनको ऐसे लगता है वो वीक है, थकान महसूस होती है। तो इसका मेन कॉज़ मेन होता है कि हार्मोनल चेंज, क्योंकि कितने सारे हार्मोन्स हैं वो बॉडी में आ जाते हैं जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स, तो क्योंकि एक फीटस भी होता है, बेबी होता है उनके अंदर, ठीक है, तो मेटाबॉलिक डिमांड्स, मेटाबॉलिज्म भी, उसकी डिमांड भी थोड़ी बढ़ जाती है, उसका काम भी बढ़ जाता है। तो इसको मैनेज कैसे करना है? रेस्ट एडिक्वेटली, मतलब जब भी उनको थोड़ा ज़्यादा फटीग लगे, वीकनेस लगे, तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट कर लेना है। बैलेंस्ड डाइट जिसमें थोड़ी एनर्जी हो, जैसे उन्होंने फ्रूट्स, अगर उनका कोई फ्रूट खाने का मन है, मतलब थोड़ा-सा ऐसी ड्रिंक जैसे कि जूस वगैरह लेना जिसमें थोड़ी अच्छी डाइट हो, तो वो उन्होंने डाइट लेनी है, थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। लाइट एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ एंड वॉक, तो सेम एक्सरसाइज़ेज़ करनी और वॉक करनी, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ या फिर वॉक है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट आ गया 13th है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसमें मेनली क्या होता है? मदर्स फील्स नमनेस, वो नमनेस फील करती है, टिंगलिंग सेंसेशन फील करती है, और वीकनेस इन हैंड्स एंड फिंगर्स, तो उनके जो हैंड होते हैं, फिंगर्स में वो कई बार बहुत थोड़ी सी वीकनेस फील करती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस, उनसे मतलब थोड़े टाइम के लिए कुछ उठाया नहीं जाएगा, बिल्कुल वो, उनको लगेगा हाथ में बहुत वीकनेस है, थोड़े टाइम के बाद ये प्रॉब्लम रिलीफ हो जाती है, आ जाती है, चली जाती है। तो इसका मेन कॉज़ क्या होता है? ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड ज़्यादा मतलब बॉडी में इंक्रीज़ होने लगता है उसकी वजह से, और प्रेशर और मीडियन नर्व, जो नर्व्स, मीडियन नर्व्स होती हैं, जो फोरआर्म, हैंड में पाई जाती हैं, तो उन पे प्रेशर हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसको मैनेज कैसे करना है? रेज़ द हैंड ऑन पिलो व्हाइल स्लीपिंग, तो जब भी उन्होंने सोना है, लेटना है, तो थोड़ा हैंड को एलिवेट करके रखना है। डू रिस्ट एक्सरसाइज़, तो डेली, तो अगर उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने रिस्ट की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, एंड मसाज, रिस्ट मसाज करनी है, ऑयल के साथ वो रिस्ट को मसाज भी कर सकते हैं। तो ये थे 13 टोटल माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा। तो इन लास्ट, थैंक यू।